भारत के इतिहास में सबसे विवादित नाम है ओशो। ओशो का केवल जीवन ही नहीं, मौत भी रहस्यमयी। इसलिए आज आप मेरे साथ जानेंगे ओशो के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे या पढ़े होंगे। आज आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेंगी ओशो की शुरुआती जीवन। ओशो के साथ अमेरिका में क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण ओशो को भारत वापस लौटना पड़ा। ओशो की मृत्यु कैसे हुई, आखिर क्या हुआ था ओशो के मौत के दिन। ओशो की वसीयत, आखिर कौन है उसका असली हकदार जो आश्रम की हजारों करोड़ की संपत्ति का असली दावेदार है। आखिर आज के डेट में कौन चला रहा है ओशो के सारे आश्रम, ओशो पर किसका है ट्रेडमार्क, इसकी सब जानकारी मिलेंगी। इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओशो का जीवन जितना रहस्यमय था उतनी ही उनकी मौत भी। उनकी मृत्यु को 30 साल पूरे हो चुके हैं। 19 जनवरी 1990 में वो दुनिया छोड़कर चले गए थे। आज 2023 का पहला दिन है। इसी मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना ओशो की जिंदगी, मौत और उसकी वसीयत, इस पर रोशनी डाली जाए। कुछ ऐसे पहलू है जो आज भी अनछुए हैं, उन सारे पहलुओं पर विस्तार से बात की जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। ओशो का शुरुआती जीवन 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में काफी रुचि पैदा हो गई थी। ओशो बचपन से ही काफी तार्किक सोचने वाले बच्चे थे। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्प्सेस ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। ओशो ने अपनी बची हुई पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर के तौर पे काम करने लगे। ओशो को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और जैसे ही वो लेक्चरर के तौर पे काम करने लगे उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया और उस समय उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली। ओशो ने सारे धर्मों के ग्रंथ और साथ ही साथ सारे धर्मों की सारी किताबें पढ़ डाली। फिर ओशो ने अपनी ही यूनिवर्सिटी में, जबलपुर यूनिवर्सिटी में, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग विचारधारा पे, साथ ही साथ अलग अलग धर्म पर प्रवचन देना शुरू किया। ओशो का लेक्चर जैसे लोगों को पसंद आने लगा फिर उन्होंने अलग अलग धर्म पर प्रवचन देना देश भर में शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद प्रवचन के साथ साथ उन्होंने ध्यान शिविर का भी आयोजन करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पे जाना जाता था। प्रवचन की बढ़ती व्याप्ति के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। आप सुन रहे हो ओशो के बारे में कुछ अनसुने तथ्य, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज ओशो के बारे में कुछ ऐसे अनसुने तथ्य आपको सुनने को मिलेंगे जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। ओशो ने अपनी जिंदगी में 1 लाख किताबें पढ़ी थी। उनके पास ज्ञान का अथांग सागर था, इसीलिए उनका प्रवचन और विचारधारा भारत में काफी प्रसिद्ध होने लगी। ये बात घूमते घूमते अमेरिका तक पता चल गई। ओशो के अमेरिका में से काफी भक्त बन गए और अमेरिका के भक्तों के बुलाने पर ओशो अमेरिका चले गए। अमेरिका में प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। मान्यता तो ये भी है कि अमेरिका के आश्रम में सिर्फ अमीर लोगों को ही आने की इजाजत थी। ओशो का अमेरिका का प्रवास बेहद ही विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयल्स कारें, डिजाइनर कपड़े की वजह से ओशो अमेरिका में हमेशा चर्चा में बने रहते थे। आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन एक अमेरिकन न्यूज रिपोर्टर का दावा है कि ओशो के आश्रम में 1, 2 नहीं तो 100 रोल्स रॉयल गाड़ियां खड़ी रहती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकन लोगों में ओशो के प्रति कितना पागलपन था। ओशो की दीवानगी इतनी थी कि पूरा अमेरिका पागल हुए जा रहा था। अमेरिकन सरकार डर चुकी थी कहीं ये आदमी अमेरिका पे कब्जा ना कर ले, क्योंकि लोग अमेरिकन सरकार से ज्यादा ओशो की बात मानने लगे थे। अमेरिकन सरकार ओशो की तरफ से एक गलती की गुंजाइश पर बैठी हुई थी और गलती ये हुई कि ओशो के शिष्यों ने ओरेगॉन में स्थित आश्रम को रजनीशपुरम नाम देकर एक शहर के तौर पे रजिस्टर करना चाहा। इस पर अमेरिकन सरकार ने यह दावा किया कि यह आदमी एक शहर और बाद में पूरे अमेरिका पे कब्जा करना चाहता है। ओशो की गिरफ्तारी हुई। कई दिनों तक उनको अमेरिकन जेल में रहना पड़ा। बाद में उन्हें एक शर्त पे छोड़ा गया कि उन्हें अमेरिका देश छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ओशो 1985 में भारत लौट आए। यह बात बिल्कुल नहीं है कि ओशो ने कई दूसरे देश में जाने की चेष्टा नहीं की, लेकिन अमेरिका की ये बात पूरे दुनिया में ऐसी फैल चुकी थी कि लगभग 13 देशों ने ओशो पे बैन लगा दिया था और कई ऐसे देश है जिन्होंने उस समय ओशो को वीजा देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि ओशो की मृत्यु कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले ओशो के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओशो की मृत्यु अमेरिका से लौटने के बाद वह पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हो गई। उनकी मौत के बाद पुणे का आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इसी बात को लेके ओशो के शिष्यों के बीच काफी विवाद भी है। ओशो के शिष्य
रहे योगेश ठक्कर ने एक चैनल से बताते हुए कहा कि ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसीलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, ओशो की डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाला डॉक्टर गोकुल गोकानी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहा, लेकिन बाद में गोकुल गोकानी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर उनकी साइन कर ली गई थी। अब डॉक्टर गोकुल गोकानी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो के मौत के कई सालों बाद कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि ओशो के जीवन के साथ साथ उनके प्रवचनों के साथ साथ उनकी मौत भी काफी रहस्यमय है। आगे हम जानेंगे कि उनके मौत के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उनकी मौत एक रहस्य बन चुकी है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था ओशो के मौत के दिन। ओशो की मौत पर एक किताब मौजूद है, हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य का दावा है कि 19 जनवरी 1990 को ओशो के आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकानी को फोन आया। उन्होंने कहा कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आप आश्रम में तुरंत चले आइए। लेकिन जब गोकुल गोकानी आश्रम में गए तो समय करीब 2 बजे का था। ओशो के शिष्यों ने डॉक्टर से कहा कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें कृपया बचा लीजिए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर गोकुल गोकानी ओशो के अंदर वाले कक्ष में गए, जहाँ ओशो का कक्ष था, वहां तक जाने ही नहीं दिया। कई घंटों तक गोकुल गोकानी आश्रम में टहलते रहे और बाद में उनकी मौत की जानकारी गोकुल गोकानी को दी गई और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को कहा गया। डॉक्टर गोकुल गोकानी ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर काफी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में यह दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उनसे जबरदस्ती ओशो की मौत का कारण दिल का दौरा यह लिखने के लिए काफी दबाव डाला। संभवतः डॉक्टर गोकुल गोकानी ने वही किया जो उन शिष्यों ने कहा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है और इंसान आखिरी समय तक मौत से बचने का प्रयास जरूर करता है। डॉक्टर गोकुल गोकानी की जगह अगर कोई दूसरा भी डॉक्टर होता तो संभवतः दूसरा डॉक्टर भी वही करता जो डॉक्टर गोकुल गोकानी ने किया। ओशो सदी के काफी महान दार्शनिक थे, इसलिए जन्म और मृत्यु के लेके उनकी अपनी विचारधारा थी। इसलिए ओशो के आश्रम में अगर किसी सन्यासी की मृत्यु होती थी तो उस मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था। लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसके घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि उनके निर्वाण का उत्सव भी काफी संक्षिप्त रखा गया था। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी, जब ओशो की मृत्यु हुई तब ओशो की माँ भी उसी आश्रम में रहती थी। ओशो के सचिव नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्य पर कहा कि ओशो के निधन की सूचना उनकी माँ को भी काफी देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में यह भी दावा किया है कि जैसे ही माँ को ओशो की मृत्यु के बारे में पता चला तो उनकी माँ एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही थी कि उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। माँ से बड़ा हितचिंतक इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल आज भी ऐसे ही है जैसे 30 साल पहले थे। आखिर ओशो को कोई बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए दोस्तों, ओशो सदी के बड़े सबसे दार्शनिक थे। अगर उनको देह त्याग करना था तो वो सबके सामने देह त्याग करते। आखिर क्यों जिस डॉक्टर को फोन करके बुलाया गया उसको ओशो के रूम में जाने नहीं दिया गया और बाद में उसी डॉक्टर से गलत सर्टिफिकेट साइन करवा के लिया गया? जब ओशो बीमार थे तो उनकी माँ को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया? ऐसे एक नहीं हजारों सवाल है दोस्तों। जैसे कि ओशो की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार 1 ही घंटे में क्यों कर दिया गया? क्योंकि ओशो के भक्त पूरी दुनिया में मौजूद है और वो अपने गुरु को देखने के लिए जरूर आते थे। लेकिन किसी को कुछ समझे उससे पहले ही ओशो का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये बात अपने आप में ही कई सवाल उठाती है और ये सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। ओशो तो चले गए, लेकिन हजारों करोड़ की संपत्ति जो ओशो आश्रम के नाम पर है, आगे जानते हैं हम कि इसका असली हकदार अब है कौन। ओशो की वसीयत योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की है और किताबों और अन्य चीजों से करीब 100 करोड़ की रॉयल्टी उन्हें हर साल मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की दलील है कि, लेकिन योगेश ठक्कर का दावा कुछ अलग ही है। योगेश ठक्कर का कहना है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है, हालांकि वो फर्जी है। ओशो इंटरनेशनल पर लगे सारे आरोपों का खंडन उनकी शिष्या अमृत साधना करती है। वह इन आरोपों को झूठ करार देती है। सच क्या है, झूठ क्या है, यह योगेश ठक्कर और ओशो इंटरनेशनल को ही पता, क्योंकि अभी भी ये केस मुंबई हाई कोर्ट और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट में भी चल रहा है। दोस्तों, हम आशा कर सकते हैं कि जल्दी इस केस का निपटारा हो और जल्दी इसका रिजल्ट आ जाए, ताकि ओशो की विचारधारा पूरी दुनिया में जो फैली है वो पूरी दुनिया के लिए उनके विचार, उनकी दुनिया के प्रति देखने की दार्शनिक शक्ति पूरी दुनिया के लिए खुली कर दी जाए। जिस चीज के लिए ये लोग आज लड़ रहे हैं, लेकिन ओशो की विचारधारा कुछ और ही है। ओशो ने खुद ने कभी कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं का और चीजों का तो किया जा सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। पुणे में स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का
का अंदाजा लगाया जा सकता है। न कभी जन्मे न कभी मरे, वे धरती पे 11 दिसंबर 1980 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए। दोस्तों, ओशो के बारे में कई अनसुनी कहानियां हैं, कई झूठ, कई फरेब फैलाया जा रहा है, लेकिन ओशो को आदमी के तौर पे नहीं, उनके विचारों के तौर पे तोलना चाहिए। बहुत गलत बात है कि जिस आदमी ने पूरी दुनिया को एक नई विचारधारा दी, सोचने की एक अलग शक्ति दी, उसी के शिष्य आज उसी की वसीयत के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कड़वा है लेकिन सच है। दोस्तों, ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जल्दी मिलते एक नई कहानी के